ओके, सो आज के क्लास में बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे कुछ वेरिफिकेशन के साथ। ठीक है, पहले हम राउटिंग टेबल का थोड़ा वेरिफिकेशन कर लेंगे। लास्ट क्लास में मैंने कुछ आपको बताया था राउटिंग टेबल में कुछ लोकल एंट्री वगैरह के बारे में, तो उसके बारे में आपको वो वाला पे नहीं दिखा रहा था, तो ईव से मैंने आज चालू किया है आपको वो दिखाने के लिए। सबसे पहले वो देख लेंगे, उसके बाद हम आर्प को कैसे वेरीफाई करेंगे, आर्प टेबल वगैरह, उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि मैं जानकारी दे देता हूँ आपके, मेरे पास ये एक टोपोलॉजी है, ये एक मेरे पास राउटर है, इसका मैंने एक्सेस अभी लिया है और उसके नीचे मैंने 2 पीसी बस कनेक्ट करके रखा है और एक राउटर के साथ इसका कम्युनिकेशन अभी तक नहीं बनाया, बस लगा के रखा है। तो ये उस राउटर का कंसोल है मेरे पास, ये वाला राउटर का। तो इस पर आप देख सकते हो बस 2 इंटरफेस पे मैंने आईपी कॉन्फ़िगर किया और कुछ नहीं है मेरे पास। तो अभी के लिए मैं अगर 100 आईपी राउट आपको दिखाता हूँ तो आप देख लो, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था सी के साथ आपके पास क्या होता है, आपके पास जो कनेक्टेड राउट्स होते हैं तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको सी के साथ आता है, मतलब जो इंटरफेस पे आप आईपी दे रहे हो उसके नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखा देता है। और एल होता है जो आईपी एड्रेस आप अपने इंटरफेस के लिए कॉन्फ़िगर कर रहे हो उसके बारे में इंफॉर्मेशन ये दिखाता है और इसको ये एज ए होस्ट मानता है, तो आपको /32 के साथ ये आउटपुट में दिखा रहा है। अगर कहीं पे आपको /32 भी कहीं पे देखने को मिल रहा है ना, तो इसका मतलब आप इसे होस्ट आईपी भी समझ सकते हो। जैसे आगे हम एक्सेस कंट्रोल लिस्ट वगैरह के बारे में जब पढ़ेंगे तब होस्ट को कैसे पहचानते हैं हम जानेंगे। ठीक है, तो आप यही मान लो कहीं पे भी अगर आपको सारे ब्रॉडकास्ट एड्रेस 255 करके आपको दिख रहा है, मतलब आपका CIDR वैल्यू अगर 32 आ रहा है किसी आईपी के साथ, तो इसका मतलब इसका कोई नेटवर्क नहीं है, ये बस एक ही आईपी को माना जा रहा है जिसे हम होस्ट आईपी भी मान सकते हैं। ठीक है, तो उस इंटरफेस का आईपी के लिए आपको एक लोकल एंट्री यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और 2 चीज भी मैंने आपको बोलना भूल गया था, अगर कहीं पे आप क्या करते हो, एक स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर कर रहते हो, तो स्टैटिक रूट के केस में आपको एस दिखा हुआ इस सी के जगह, आपने आउटपुट में शायद लास्ट क्लास भी देखा होगा, तो मैंने बोलना आपको भूल गया, तो वहां पे आपको आर देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर करते हो तो उस केस में आपको क्या होता है, स्टैटिक रूट के साथ आपको एक डिफॉल्ट का इंफॉर्मेशन स्टार के मार्क के साथ आपको देखने को मिलेगा। स्टार का मतलब आपका होता है डिफॉल्ट रूट और एस का मतलब आपका होता है स्टैटिक रूट। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि ये कोड आपका क्या है, इसके बारे में अगर आपको और भी थोड़ा जानकारी चाहिए, अगर आपको पता नहीं है तो आप यहाँ से भी इस कोड को वेरीफाई कर सकते हो, राउटिंग टेबल के ऊपर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका राउटिंग टेबल में, बस एक लाइन में आपको बोलना मतलब वेरीफाई करने के लिए आउटपुट में आपको दिखा रहा था। अभी के लिए हम क्या करेंगे, कुछ आर्प के जो टेबल आपके पास होते हैं ना एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल के लिए, तो उसके लिए टेबल हम देखेंगे। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये जो पीसी मैंने कॉन्फ़िगर किया है ये एक छोटा सा पीसी की तरह आप मान सकते हो। इसमें मैंने आईपी एड्रेस दिया है 10.2 और इसके कनेक्टेड वाला राउटर इंटरफेस को मैंने आईपी दिया है 10.1 और ये दूसरे पीसी के लिए जो आपके पास है उसके लिए मैंने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया है 20.2 और ये वाला इंटरफेस जो है मैंने 20.1 यूज किया है और राउटर के इंटरफेस को मैंने हर एक पीसी पे डिफॉल्ट गेटवे की तरह मैंने यूज किया है। तो अभी के लिए पीसी बस मेरे राउटर के साथ कनेक्टेड है, इनका कोई भी कम्युनिकेशन राउटर के साथ अभी के लिए नहीं हुआ है। तो अभी के लिए आपके पास एक कमांड होता है शो आर्प करके। ठीक है, ये कमांड आपके पास होता है आर्प टेबल चेक करने के लिए। अगर ये कमांड आप एंट्री कर लेते हो तो सबसे पहले जब तक यहाँ पे आपको कुछ आउटपुट देखते मतलब मिल जाता है, उस आउटपुट के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आउटपुट में अगर आपको पहले वाला कॉलम जो दिखता है वो प्रोटोकॉल होता है। ये प्रोटोकॉल आपको बताता है कि आपके कौन से प्रोटोकॉल के लिए आपका कम्युनिकेशन हो रहा है। हालांकि हम यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल या फिर आईपी के बारे में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पे इंटरनेट दिखा रहा है। आईपी के तरह और भी आपके पास कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, जैसे आपके पास कुछ मैकबुक वगैरह के लिए आपके पास एक दूसरा प्रोटोकॉल होता है, मैं उसका नाम भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो इस IPX करके भी एक आपके पास प्रोटोकॉल होता है जो कि आपके लेयर 3 में काम करता है, जिसका काम एग्जैक्टली आईपी के तरह ही होता है, आपके डेटा को कैरी करके लेके जाने के लिए। तो हालांकि यहाँ पे हम आईपी यूज कर रहे हैं तो इसलिए इंटरनेट का आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके बाद एड्रेस, मतलब कौन से आईपी एड्रेस के लिए ये एंट्री बना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ये आपको एड्रेस वाले कॉलम में दे देगा। एज मतलब मैंने आपको बताया था ना, आर्प टेबल में जो आपका एंट्री होता है वो बाय डिफॉल्ट 4 घंटे के लिए होता है। तो इसमें एज क्या होता है आपका, ये जो एज होता है यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रहा है, क्यों मिल रहा नहीं मिल रहा है मैं आपको बताऊंगा। एज में आपको क्या होता है, वो एजिंग टाइम आपको देखने को मिलता है। हालांकि ये एजिंग टाइम आपका 0 से शुरू होता है, 0 मिनट से धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है, जहां पे 240 मिनट ये हो जाता है। फिर वहां पे क्या होता है, फ्लॉश होकर फिर नया एंट्री अगर उसके पास आता है तो फिर बनता है, नहीं तो अगर कोई कम्युनिकेशन 4 घंटे तक इसके पास नहीं हुआ, मतलब 240 मिनट खत्म होते ही ये क्या करता है, उस एंट्री को अपने टेबल से हटा देता है। ये बाय डिफॉल्ट आपका आर्प का टाइम होता है, आप चाहो तो इसे चेंज भी कर सकते हो। इसके बाद ये हार्डवेयर एड्रेस आपको बता रहा है। हार्डवेयर एड्रेस का मतलब है कि डिवाइस का मैक एड्रेस, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ये यहाँ पे दे रहा है। उसके बाद ये यहाँ पे टाइप बता रहा है किस टाइप का एंट्री आपके पास बना है। तो यहाँ पे जो हम आर्प का प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं ये आपका एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल है, तो इसलिए आरपा, इसको हम आरपा भी बोलते हैं। ठीक है,
उसके बाद और कभी कभी है ना आपको जो इथरनेट का जो इन्फॉर्मेशन आपके पास होता है उसको भी आप आरपा हेडर बोलते हो, क्योंकि लेयर 2 में जो आपका कम्युनिकेशन होता है इथरनेट हेडर आप यूज करते हो, उसको भी कई कई जगह पे आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि आप आरपा हेडर के बारे में इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, ठीक है। और उसके बाद कौन से वाले इंटरफेस के साथ आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है लर्न हुआ है, ठीक है। जैसे स्विच में होता था ना मैक एड्रेस टेबल में सोर्स वाले इंटरफेस, जो इंटरफेस पे आपका ट्रैफिक हिट हुआ है, यहाँ पे वैसे ही जिस वाले इंटरफेस पे आपका आर्प का रिप्लाई या फिर रिक्वेस्ट का मैसेज हिट हुआ है उसी वाले इंटरफेस का इन्फॉर्मेशन ये यहाँ पे दे रहा है। तो अभी के लिए अगर यहाँ पे हम नीचे वाला डिवाइस का कोई अगर आर्प में कोई एंट्री ढूंढने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि नीचे वाले डिवाइस ने कोई अभी तक कोई ट्रैफिक जनरेट नहीं किया है, इसलिए हमारे पास ना तो कोई आर्प का रिक्वेस्ट आया है ना ही कोई आर्प का रिप्लाई आया है। फिर भी हमारे पास कुछ आर्प टेबल में एंट्री पड़े हैं जो कि बाय डिफॉल्ट आपको मिलेंगे। इसमें एंट्री आपका क्या होता है, बाय डिफॉल्ट आपका जो इंटरफेस होता है ना डिवाइस का, उस इंटरफेस के लिए जो आईपी एड्रेस आप असाइन कर रहे हो उसके लिए ऑलरेडी आपके पास एक आर्प टेबल में एंट्री मेंशन होता हुआ आपको देखने को मिलता है। तो वो एंट्री में हमेशा आपको एज टाइमर, यहाँ पे आपको एक हाइपेन के मार्क आपको देखने को मिलेगा, मतलब इसके लिए कोई एजिंग टाइमर नहीं है। और आर्प एंट्री आप मैनुअली भी डाल सकते हो। अगर आप मैनुअली भी आर्प एंट्री स्टैटिकली डालते हो तो उस केस में भी आपको यहाँ पे एजिंग टाइमर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। एजिंग टाइमर जो डायनामिकली लर्न हुए हैं उनके लिए बस आपको एजिंग टाइमर देखने को मिलता है। तो ये हमारा कनेक्टेड आईपी एड्रेस है, अपने डिवाइस के पास ये कॉन्फ़िगर किए गए हैं। जब तक वो आईपी एड्रेस आपके डिवाइस के साथ असाइंड है तब तक आपको ये आर्प का एंट्री जो है ना ये आपको देखने को मिलेगा। और ये जो एंट्री आपको यहाँ पे मार्क एड्रेस आपको देखने को मिल रहा है, इसका मतलब यही है कि इसी इंटरफेस पे आपका ये वाला आईपी असाइन हुआ है और उस इंटरफेस का मार्क एड्रेस आपका यही है। तो ये एंट्री करने का मेन मकसद यहाँ पे क्या है कि कोई भी डिवाइस अगर इसी आईपी एड्रेस के लिए कोई आर्प का रिक्वेस्ट भेजे ना, तो आपके डिवाइस क्या करता है, रिप्लाई में इस आर्प टेबल से इंफॉर्मेशन निकाल के जो आर्प रिप्लाई वाला पैकेट होता है ना उसके अंदर सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी के सोर्स मैक एड्रेस के जगह जो इंफॉर्मेशन अटैच करता है ना मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस, उसके इंफॉर्मेशन यही से निकाल के डायरेक्ट एंट्री करके आपका दे देता है, ठीक है। उसके लिए फिर इंटरफेस का इंफॉर्मेशन वगैरह चेक करना या कोई दूसरे इंफॉर्मेशन चेक करने की कोई जरूरत नहीं होती है। इसलिए आपके डिवाइस में बाय डिफॉल्ट जो भी आपका इंटरफेस वगैरह होती है उसके लिए आपका ये एंट्री आपको देखने को मिलता है। अभी हम क्या करते हैं, एक कम्युनिकेशन करा कर देखते हैं। ठीक है, मैंने 10 से 20 तक एक कम्युनिकेशन करा दी, मेरा कम्युनिकेशन सक्सेस है। अभी जाके फिर हम क्या करेंगे, आर्प टेबल जो है ना उसको एक बार चेक कर लेंगे। अभी आप देख लो आर्प टेबल में आपके पास 4 एंट्री आ गया। तो आप अभी सोचोगे कि मैंने तो कम्युनिकेशन किया, जो मेरे पास डिवाइस था ना उसका आईपी एड्रेस था 10.2 से और 20.2 के साथ मैंने कम्युनिकेशन किया, लेकिन 20.2 के लिए भी आपका एंट्री जो है वो कैसे यहाँ पे आ गया। आपके पास ऐसा होता है कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, जब भी आपके डिवाइस क्या करते हैं, कोई भी दूसरे नेटवर्क के पास अगर ट्रैफिक भेजने की कोशिश करते हैं तो वो क्या करते हैं, आर्प रिजॉल्व करने के लिए जो आर्प का रिप्लाई पैकेट होता है, रिक्वेस्ट मैसेज होता है, वो क्या करते हैं अपने गेटवे के लिए आर्प रिक्वेस्ट मैसेज भेज देते हैं। फिर गेटवे क्या करता है, सबसे पहले एक एंट्री बना लेता है, उसने ये वाला एंट्री बना ली, 10.2 ने कुछ आर्प रिजोल्यूशन के लिए मैसेज भेजा तो आपके इंटरफेस में हिट होते ही इसने ये एंट्री बना दी, उसके बाद रिप्लाई भी उसे कर दिया होगा गेटवे के मैक एड्रेस के साथ। फिर गेटवे के मैक एड्रेस रिप्लाई करने के बाद आपके डिवाइस जो है उसने क्या किया होगा, गेटवे की तरफ डेटा भेज दिया होगा। गेटवे के पास डेटा आने के बाद उसको पता चला होगा कि डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस जो है वो 20.2 है, तो उसने भी अपने डिवाइस जो राउटर, ये वाला राउटर है ना, ये भी खुद क्या किया होगा, 20.2 के लिए जो 20 नेटवर्क वाला इंटरफेस है ना उससे एक आर्प का रिक्वेस्ट आगे भेजा होगा और 20.2 ने एक आर्प का रिप्लाई भेजा होगा, तो भी उसने उस रिप्लाई से क्या किया होगा, ये वाला एंट्री बना दिया होगा जो 20.2 वाला एंट्री आपके पास है। फिर उसके बाद उसने डेटा आगे भेजा होगा। इसलिए आपको जितने भी डिवाइस आपके कम्युनिकेशन करते हैं, कम्युनिकेशन करने के बाद जो डिवाइस आपको रिप्लाई भी कर रहा है उसके लिए भी आपके पास एंट्री जो है बन जाता है आर्प टेबल में, ठीक है। और आर्प टेबल वेरीफाई करने के लिए अगर आप कुछ शॉर्टकट से वेरीफाई करना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि शो आर्प, उसके बाद आप इंटरफेस के बेसिस पे भी कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूं कि मेरा इथरनेट, ये जो इंटरफेस है इथरनेट 1/0 इंटरफेस है, इसके लिए कौन कौन सा मैक एड्रेस का आर्प टेबल का एंट्री बना है, तो हम क्या करेंगे, शो आर्प इंटरफेस इथरनेट, फिर आपका जो इंटरफेस का नेम एंड नंबर आपको जो डालना है उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन डाल दो। उस इंटरफेस के लिए जो आपका आर्प का एंट्री होगा उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन क्या करेगा, आपको दिखा देगा, ठीक है। आप ऐसा चेक कर सकते हो, या फिर आप और एक भी काम कर सकते हो। आप चाहते हो कि ये आईपी एड्रेस के लिए मेरे पास आर्प एंट्री कैसे बनाए, या फिर इस आईपी एड्रेस के लिए मैं पर्टिकुलरली क्या चाहता हूं, एक आर्प एंट्री जो है ना उसको चेक करना चाहता हूं, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, शो आर्प
उसके बाद आप आईपी एड्रेस भी एंटर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद उस आईपी एड्रेस के लिए जो आपके पास आर्क का एंट्री बना होगा उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दिखा देगा। अब देखो मैंने आपको बताया था कि आपका जो एजिंग टाइमर होता है वो 0 से शुरू होता है, तो पहली बार जब एंट्री बना था यहाँ पे टाइम आपको 0 दिखा रहा था। अभी के लिए अगर आप देखोगे ये टाइम देखो आपका 1 मिनट में आ गया, मतलब हर टाइम के बाद ये बढ़ता रहता है, फिर 240 मिनट के बाद ये क्रॉस हो जाता है अगर कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है तो इस तरह का आर्क का अगर आप कुछ वेरीफाई वगैरह करना चाहते हो आर्क टेबल वगैरह तो आप कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है हमारा कुछ कम्युनिकेशन में दिक्कत हो जाते हैं, आर्क टेबल में अगर कोई गलती बन गई या फिर कैसे मेमोरी में भी कुछ इशू हो जाता है, तो उसके वजह से क्या होता है हमारा जो कम्युनिकेशन होता है ना, कम्युनिकेशन कभी कभी कुछ दिक्कत हो जाता है, कम्युनिकेशन नहीं होता है या फेल होता है। तो ट्रबल शूटिंग करने के लिए आपके पास एक रास्ता होता है। आप क्या करो कि अगर आपके कोई यूजर आपको बता रहा है कि मेरा कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, आप देख रहे हो सब कुछ सही है, कम्युनिकेशन वगैरह में सब कुछ सही है, तो हो सकता है कभी कभी दिक्कत ये होता है कि आपका आर्क टेबल में जो एंट्री होता है ना, कैसे मेमोरी की वजह से शायद आपका कैसे मेमोरी फुल हो गया या फिर कुछ दिक्कत बग वगैरह के लिए आपके कैसे मेमोरी के वजह से आपके आर्क टेबल में एंट्री नहीं बनती है गलती से, या फिर एंट्री अगर बन गया है तो वो एंट्री स्टक हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है आपका कम्युनिकेशन नहीं होता है, जो आर्क का प्रोसेस वगैरह होता है, जो रिप्लाई एंड आपका रिक्वेस्ट वगैरह जो भी प्रोसेस आपका होता है ना, वो प्रोसेस आपका फुलफिल नहीं होता है। इसलिए डिवाइस में सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन सही होते हुए भी आपका कम्युनिकेशन नहीं होता है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप क्लियर आर्क वाला जो कमांड है ना, आर्क का से ये कमांड आप चला सकते हो। इसको चलाने के बाद आपका क्या होगा, जो आपका आर्क टेबल में एंट्री बना होगा वो एक बार रिफ्रेश हो जाएगा। अब देख लो ये जो टाइमर आपका बढ़ा था ना आगे, ये फिर 0 में आ गया। तो ये जो एंट्री होते हैं ये एंट्री एक बार फिर से आपका रिफ्रेश हो जाते हैं। इसलिए आपका क्या होता है कि कम्युनिकेशन वगैरह में अगर कोई दिक्कत है तो आपका हो जाता है। ऐसे बहुत बार भी आपके साथ रियल टाइम में जब आप काम करोगे तो आपके साथ भी होगा, बहुत सारे सॉल्यूशन आपके पास होते हैं, वो सॉल्यूशन के बाद भी आपके दिमाग काम नहीं करता है कि मेरा कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो रहा है, तो इन सब के वजह से आपके पास होते हैं कभी कभी, ठीक है। ये सब भी आपके काम में आ जाता है, हालांकि रियल टाइम सिनेरियो में मेरे तो बहुत काम में आए हैं। तो ठीक है, इसके बाद हम एक टॉपिक चालू करते हैं आज। आईसीएमपी प्रोटोकॉल जो हमारे पास है ना, उस प्रोटोकॉल के बारे में हम थोड़ा इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। और ये आईसीएमपी प्रोटोकॉल हम एज ए नेटवर्क इंजीनियर, आप भी जब काम करने के लिए जाओगे या फिर सिस्टम इंजीनियर के हिसाब से भी अगर आप काम करते हो तो ये प्रोटोकॉल आपका डेली का यूज जो आपका है ना, आप डेली के यूज के लिए ये आपके प्रोटोकॉल काम में आएंगे। तो इसके फुल फॉर्म के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये आपका होता है ठीक है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल शायद होता है, आप थोड़ा वेरीफाई भी कर लेना, हो सकता है फुल फॉर्म वगैरह जो है ना मैं आपको गलत भी बता रहा हूं, ठीक है। तो ये आपका एक लेयर 3 प्रोटोकॉल है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हर एक लेयर में आपके बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो लेयर 3 में भी आपके बहुत सारे एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल आपके काम करते हैं। जैसे राउटेड प्रोटोकॉल आपके पास हो गया, कौन से वाला आपके पास आईपी हो गया, लेकिन उसके बाद भी आपके पास लेयर 3 में कुछ प्रोटोकॉल काम करते हैं। ये भी उस तरह का एक प्रोटोकॉल आपके पास है, लेकिन ये अपना इंफॉर्मेशन किसको देता है, डायरेक्ट आईपी को हैंड ओवर करा देता है। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इसको लेयर 3 प्रोटोकॉल बोलते हैं, ठीक है। ये लेयर 3 में ही काम करता है। जब भी ये अपना इंफॉर्मेशन कोई भी पैकेट वगैरह जनरेट कराता है, डायरेक्टली ये लेयर 7 से जनरेट नहीं होता है, ये कहाँ पे होता है, लेयर 3 पे ही जनरेट होता है, और डायरेक्ट आईपी जो होता है ना, उस आईपी हेडर को अटैच कर दिया जाता है या फिर आईपी को हैंड ओवर कर दिया जाता है। तो जैसे कि आपको पता है, हम पोर्ट नंबर और प्रोटोकॉल नंबर के बारे में बात करते हैं, तो आपको पता है कि टीसीपी के ऊपर या फिर लेयर 4 के ऊपर जो प्रोटोकॉल आपके काम करते हैं उनके लिए पोर्ट नंबर होता है, और जो आपके आईपी या फिर इंटरनेट लेयर पे जो आपके प्रोटोकॉल काम करते हैं तो उनके लिए जिनकी इंफॉर्मेशन आईपी हेडर में अटैच होकर जाएगा या फिर आईपी जिनकी इंफॉर्मेशन को कैरी करके लेके जाएगा, उस प्रोटोकॉल के लिए आपके पास एक प्रोटोकॉल नंबर होता है। तो इसलिए इसका कोई पोर्ट नंबर नहीं है, इसका एक प्रोटोकॉल नंबर होगा। आईपी हेडर के टाइम मैंने आपको बताया था ना, आईपी हेडर में एक आपके पास प्रोटोकॉल नंबर होता है, तो इसका एक प्रोटोकॉल नंबर है, इसका प्रोटोकॉल नंबर आपका 1 है। मतलब आपका क्या होता है, आईसीएमपी अपने मैसेज जनरेट कर लेता है और ये मैसेज को ये किसको हैंडओवर करा देता है, आईपी को हैंडओवर करा देता है। ये आपके आईपी का हेडर हो गया। आईपी में आपके पास सोर्स आईपी आ गया, डेस्टिनेशन आईपी आ गया, उसके साथ साथ आपके पोर्ट नंबर के फील्ड में 1 होता है। जो डिवाइस आपका डीकैप्सुलेशन परफॉर्म करता है वो सबसे पहले क्या करेगा, नीचे से जाता है तो नीचे आपका इथरनेट का हेडर होता है, तो इथरनेट का हेडर वो खोल लेगा, उसके बाद आईपी हेडर खोलेगा, आईपी हेडर के प्रोटोकॉल फील्ड चेक करेगा, प्रोटोकॉल फील्ड में उसे इन्फॉर्मेशन मिला 1, तो इसका मतलब उसे पता चल गया कि ऊपर वाला जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरा आईसीएमपी का इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, आईसीएमपी में आपके पास बहुत सारे मैसेजेस होते हैं। यहाँ पे हम ज़्यादा मैसेजेस के बारे में बात नहीं करेंगे, शायद 100 से भी ज़्यादा मैसेज आपके पास होते हैं। हालांकि कल या परसों मैंने ग्रुप में कुछ मैसेजेस की इन्फॉर्मेशन मैंने पोस्ट किया था कोड के हिसाब से,
तो बहुत सारे इसके मैसेजेस होते हैं, आगे जरूरत पड़ा तो हम कुछ मैसेजेस के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 ही मैसेजेस के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सा, एक हमारे पास है इको रिक्वेस्ट और एक होता है इको रिप्लाई। तो ये एक आपका लेयर 3 का प्रोटोकॉल है आईसीएमपी, जो क्या करता है, बहुत सारे मैसेजेस इनके होते हैं जिनके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ट्रबल शूटिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं किसी डिवाइस के लिए, कम्युनिकेशन चेक वगैरह भी कर सकते हैं, और भी मतलब जो लेयर 3 के इंफॉर्मेशन को बहुत जगह पे आप क्या कर सकते हो, कुछ जैसे होता है ना, हम कुछ ट्रैफिक रिडायरेक्ट करना चाहते हैं या फिर ट्रैफिक को रिसीव करना चाहते हैं, तो उस तरह भी हम कुछ काम वगैरह जो है ना उसको भी हम कर सकते हैं। आईसीएमपी को यूज करके हम पाथ मैनिपुलेशन वगैरह भी कर सकते हैं। तो इसकी एक्चुअली बहुत कुछ काम है, हम एग्जैक्टली एक काम नहीं बता सकते, लेकिन रियल टाइम में हम क्या करते हैं, सबसे ज्यादा इसका यूज क्या करते हैं, अपने कम्युनिकेशन जो है उसको चेक करने के लिए। ठीक है, तो इको रिक्वेस्ट के बारे में अगर मैं बात करता हूं, तो आपके जो मैसेज टाइप होता है आईसीएमपी हेडर के अंदर, तो इको रिक्वेस्ट के लिए आपके पास एक टाइप कोड होता है इसकी मैसेजेस के लिए। तो वो टाइप कोड आपका होता है इको रिक्वेस्ट के लिए 8 और इको रिप्लाई के लिए आपके पास होता है टाइप कोड 0। हालांकि इंटरव्यू वगैरह में सीसीएनए सीसीएनपी लेवल में कोई आपको नहीं पूछने वाला, बस इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो आईसीएमपी का पैकेट है, इसके अंदर आपको पता चलता है, आपके पास बहुत सारा आईसीएमपी का मैसेज है ना, आपके डिवाइस को कैसे पता चलेगा मेरे पास कौन सा मैसेज आया है। तो इसके अंदर एक्चुअली एक टाइप का कोड होता है, टाइप का एक आपके पास फील्ड होता है, उस फील्ड के अंदर आपके कुछ वैल्यू होते हैं। अगर आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट है तो ये टाइप के अंदर आपको 8 देखने को मिलेगा, तो आपको डिवाइस को पता चल जाता है कि ये मेरे पास इको रिक्वेस्ट आया है। और अगर यहाँ पे 0 वैल्यू है तो इसका मतलब डिवाइस को पता चलता है कि ये मेरे पास इको रिप्लाई का मैसेज आया। इसी तरह बहुत सारे भी इको रिडायरेक्ट वगैरह भी बहुत सारे मैसेज आपके पास देखने को मिलते हैं। तो इसके बेसिकली रियल टाइम में हम यूज किस लिए करते हैं, कम्युनिकेशन करने के लिए। तो हम थोड़ा अभी क्या करते हैं, पिंग के बारे में बात कर लेते हैं। आपको पता है ना आप क्या करते हो आपको अगर कोई बता रहा है कि आप एक डिवाइस के ऊपर बैठे हो, दूसरे डिवाइस के साथ आपके रीचेबिलिटी है कि नहीं, चेक करने के लिए आप क्या करते हो आप डायरेक्ट पिंग कर लेते हो उस डिवाइस का आईपी एड्रेस। तो आपको पता है एक्चुअली आप जब पिंग करते हो ना, उसके पीछे भी बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, ताकि आपको क्या पता चले, उस डिवाइस के साथ आपका कम्युनिकेशन है कि नहीं है आपको पता चल जाए। तो आप क्या करते हो जब भी आप पिंग करते हो, एक्चुअली पिंग के बारे में हम थोड़ा लिख लेते हैं। कोई अगर आपसे सवाल पूछ ले कि व्हाट इज पिंग, तो आप ये बताना, पिंग इसको पैकेट इंटरनेट ग्रोपर या ऐसा कुछ इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, फुल फॉर्म को एक बार वेरीफाई कर लेना। पिंग इज ए यूटिलिटी, प्रोटोकॉल वगैरह मत बताना। ओल्ड टाइम में पिंग नाम का भी एक प्रोटोकॉल था, लेकिन अभी के लिए आप अगर इसे समझो तो इसे आप बताना कि पिंग इज ए यूटिलिटी व्हिच यूज आईसीएमपी ठीक है। तो पिंग आपका एक यूटिलिटी है। हम इसे यूटिलिटी क्यों बोल रहे हैं, पहले टाइम में पिंग कुछ और था, अभी के लिए ये क्या कर रहा है, खुद एक प्रोटोकॉल नहीं है, ये क्या करता है, कुछ दूसरे प्रोटोकॉल की हेल्प लेता है। ये एक्चुअली हेल्प लेता है आपका आईसीएमपी प्रोटोकॉल का। आईसीएमपी प्रोटोकॉल की 2 मैसेजेस का ये हेल्प लेता है। कौन से वाला मैसेज, एक आपके पास इको रिक्वेस्ट हो गया और एक इको रिप्लाई हो गया। और इन 2 मैसेजेस को ये क्या करता है, इन 2 मैसेजेस का हेल्प लेके ये क्या करता है, 2 डिवाइस के बीच आपका कम्युनिकेशन है या नहीं है आपको बता देता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली ये जो प्रोसेस आपका है ये कैसे काम करता है हम थोड़ा देख लेते हैं। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, एक सिनेरियो ले लेता हूँ। आपके पास एक राउटर है, ये एक आपके पास डिवाइस कनेक्ट है, ये एक आपके पास डिवाइस कनेक्ट है, ये ए वाला डिवाइस हो गया, ये बी वाला हो गया। इसमें 10.1 आईपी आपका है, इसका आईपी है आपके पास 20.1। ये आप मान लो 10.10 20.10 या कुछ भी आप मान लो। ठीक है, अभी के लिए क्या हुआ कि आप ए वाले डिवाइस के ऊपर बैठे हो और आप चाहते हो कि बी वाले डिवाइस के साथ मेरा कम्युनिकेशन है कि नहीं मैं चेक कर लूँ। तो इसमें आपने कमांड प्रॉम्प्ट में चले गए और आपने 20.1 को पिंग कर लिया। तो 20.1 को तुरंत पिंग करते ही आपका पिंग पैकेट जो होता है ना, एनकैप्सुलेशन प्रोसेस पिंग पैकेट के लिए आपका जनरेट होना शुरू हो जाता है। क्या होता है, आप जब पिंग दबा देते हो सडनली एक आईसीएमपी का इको रिक्वेस्ट आपका जनरेट होता है। तो इको रिक्वेस्ट में आपको पता है कि टाइप कोड आपका 8 है,
तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ ICMP और टाइप कोड में मेंशन करता हूँ यहाँ पे 8। ठीक है, आपके डिवाइस सडनली एक ICMP का मैसेज जो है उसे जनरेट कर लेता है और ये इन्फॉर्मेशन को ये क्या करता है, लेयर 3 में जो आपके पास इंटरनेट प्रोटोकॉल है IP उसको हैंडओवर करा देता है। IP क्या करता है, सडनली सोर्स IP एड्रेस आपका IP लगा देता है और डेस्टिनेशन आप किसके लिए आप पिंग कर रहे हो 20.1 इसके इन्फॉर्मेशन लगा देता है और प्रोटोकॉल फील्ड में 1 लगा देता है। क्यों? क्योंकि ये ICMP का मैसेज है और ICMP प्रोटोकॉल का प्रोटोकॉल नंबर आपका 1 है, इसलिए इसने यहाँ पे प्रोटोकॉल नंबर फील्ड में 1 लगा लिया। अभी के लिए मैं जनरल से आपको बता रहा हूँ, IP हेडर के टाइम बहुत सारे फील्ड जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे भी सारे फील्ड आपके यूज होते हैं। इतने फील्ड को मैं एट ए टाइम आपको लिख के नहीं बता सकता, इसलिए मैं जो जरूरत है इसको समझाने के लिए उसी को मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पे भी आपके TTL वगैरह सब कुछ फील्ड आपके यूज होते हैं। ठीक है, उसके बाद IP क्या करता है, ये पूरे इंफॉर्मेशन को हैंडओवर करा देता है किसको, लेयर 2 में इथरनेट को। तो इथरनेट क्या करता है, इस डिवाइस का मैक एड्रेस उसने अटैच कर दिया, उसके बाद दूसरे मैक एड्रेस के लिए इसने ARP प्रोसेस जो मैंने जैसे मैंने आपको बताया था, ARP रिक्वेस्ट और रिप्लाई सब कुछ आपका होगा। गेटवे का जो मैक एड्रेस आपके पास होगा वो मैक एड्रेस आपका यहाँ पे लग जाएगा। ये मान लो आपका B था, ये C था, तो B इसने लगा दिया, कुछ भी इंफॉर्मेशन इसने लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पे भी आपका इथरनेट हेडर में आपके टाइप कोड आएगा लेयर 3 IP के लिए, जो मैंने आपको बताया था 0x0800। ठीक है, तो ये फील्ड वगैरह लगा के ये फिर क्या करेगा, लेयर 1 में उसे बीट में कन्वर्ट कर लेगा, कन्वर्ट करके आगे जो है आपका पैकेट आ जाएगा। और ये पैकेट आपके ये जो ICMP को रिक्वेस्ट वाला मैसेज आपके पास आ गया, ये मैसेज अभी राउटर के पास आ गया। राउटर क्या करेगा, अपना राउटिंग टेबल चेक करेगा, फिर उसके बाद ARP प्रोसेस जो भी करना है, मैंने लास्ट क्लास आपको बताया था सेम प्रोसेस आपका होगा। राउटिंग टेबल में उसे 20 के लिए एंट्री मिलेगा और 20 वाला इंटरफेस से फिर ये क्या करेगा, ARP रिक्वेस्ट भेजेगा 20.1 के लिए, फिर उसके बाद आपका 20.1 के पास ये अपना पैकेट जो है उसे भेज देगा। अभी ये वाला पूरा इंफॉर्मेशन आपके 20.1 के पास रिसीव हो गया, बस ये मैक एड्रेस जो है ना, ये फील्ड आपका चेंज हो गया होगा। ठीक है, सबसे पहले 20.1 क्या करेगा, लेयर 2 के इंफॉर्मेशन देखेगा, लेयर 2 के इंफॉर्मेशन में चेक करेगा जो मैक एड्रेस मेरे पास आ रहा है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस वो मेरा है कि नहीं है। तो यहाँ पे जब ये भेजा होगा तो उसको उसने चेंज कर दिया होगा। मैं काम करता हूँ, मैं पूरा प्रोसेस आपको बता देता हूँ, आपका एक बार रिवाइज भी हो जाएगा क्योंकि आप नए हो। इसने क्या किया, गेटवे के लिए ARP रिक्वेस्ट भेज दिया और ARP रिक्वेस्ट भेजने के बाद गेटवे का जो मैक एड्रेस है ना, उसको उसने इथरनेट हेडर पे एज ए डेस्टिनेशन मैक एड्रेस अटैच कर दिया। अब ये पैकेट आ गया मेरे राउटर के पास। राउटर के राउटिंग टेबल में आपके पास 10 नेटवर्क और 20 नेटवर्क के लिए ऑलरेडी एंट्री पड़ा है। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी थोड़ा बता देता हूँ। अभी राउटर के पास ये इन्फॉर्मेशन आते ही राउटर सबसे पहले क्या करेगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस चेक करेगा अपना है कि नहीं। राउटर ने देखा कि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस अपना है, ठीक है, ये एक्सेप्ट कर लेगा, लेयर 2 की इन्फॉर्मेशन को डिस्कार्ड कर देगा या फिर लेयर 2 इन्फॉर्मेशन जो है उसे फाड़ के फेंक देगा। फिर उसके बाद उसे मिलेगा कौन से वाला इन्फॉर्मेशन, IP के इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो IP के इन्फॉर्मेशन में ये सबसे पहले क्या करेगा, डेस्टिनेशन IP को चेक करेगा। डेस्टिनेशन IP इसे पता चल गया कि डेस्टिनेशन IP जो है 20.1 है, तो इसके लिए अपना राउटिंग टेबल में जो है ना रिकर्सिव लुकअप चालू करेगा। तो राउटिंग टेबल में लुकअप चालू करते ही इसे इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि ये वाला एंट्री के साथ मैच हो गया, तो इस वाले एंट्री में जो इंटरफेस है ये मेरा ये इंटरफेस है, तो यहाँ से मेरे को डेटा जो है एग्जिट करना है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से डेटा एग्जिट करने के लिए फिर ये डेस्टिनेशन IP एड्रेस के लिए ARP रिक्वेस्ट भेज देगा। ये ARP रिक्वेस्ट 20.1 के पास आएगा। 20.1 उसके लिए क्या करेगा, एक ARP रिप्लाई करेगा। ARP रिप्लाई करते ही ये क्या करेगा, उसके मैक एड्रेस की इन्फॉर्मेशन जो है 20.1 डिवाइस के लिए, ये D मान लो, ठीक है, इसको पता चल जाएगा। फिर क्या करेगा, ये लेयर 2 और लेयर 3 तक जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन यहाँ पे था उसको वो सेम रख लेगा। जैसे ऊपर ICMP का मैसेज था, फिर लेयर 3 में आपके पास 10.1 सोर्स IP था, 20.1 डेस्टिनेशन IP था और प्रोटोकॉल नंबर आपका 1 था। ये सारे इंफॉर्मेशन को ये चेंज नहीं करेगा, जैसे भी है वैसे ही रख लेगा, लेकिन लेयर 2 में इंफॉर्मेशन जो है ये चेंज कर लेगा। यहाँ से ये पैकेट भेज रहा है, इसलिए सोर्स मैक एड्रेस इस वाले इंटरफेस का लगा देगा C, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ARP रिजल्ट के टाइम उसे 20.1 का पता चल गया होगा B, ये लगा देगा और ये इन्फॉर्मेशन क्या करेगा, B के पास भेज देगा। अभी B के पास जब ये इन्फॉर्मेशन रिसीव हो जाएगा, B चेक करेगा कि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मेरा है कि नहीं है। लेयर 2 पे उसने देखा कि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मेरा है, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। फिर उसके बाद लेयर 2 के इन्फॉर्मेशन को डिस्कार्ड कर लेगा। करने के बाद उसे लेयर 3 का इन्फॉर्मेशन मिलेगा। लेयर 3 में ये चेक करेगा डेस्टिनेशन IP एड्रेस मेरे लिए है क्या। इसने देखा कि डेस्टिनेशन IP एड्रेस मेरे लिए है, तो लेयर 3 के इन्फॉर्मेशन को भी ये एक्सेप्ट कर लेगा। करने के बाद क्या करेगा, लेयर 3 की इन्फॉर्मेशन को फिर ये D से टच कर देगा। उसके बाद फिर लेयर 3 के इन्फॉर्मेशन से जैसे सोर्स IP और मैक एड्रेस वगैरह से जो भी ARP टेबल वगैरह बनाना है वो प्रोसेस भी ये कर लेगा। ठीक है, अभी ये पैकेट इसके लिए है, लेयर 3 से इसे पता चल गया तो इसने एक्सेप्ट कर लिया। फिर उसके बाद लेयर 3 के प्रोटोकॉल फील्ड को चेक करेगा। प्रोटोकॉल फील्ड में इसे इन्फॉर्मेशन मिला 1, तो इसको पता चल गया कि प्रोटोकॉल फील्ड में जो इन्फॉर्मेशन है ये 1 है, मतलब ये एक ICMP पैकेट है। तो IP का इन्फॉर्मेशन ये भी क्या करेगा, IP हेडर का इन्फॉर्मेशन को डिस्कार्ड करके ICMP का पैकेट जो है उसे खोल लेगा। ICMP पैकेट के अंदर फिर ये चेक करेगा, ये जो कोड वाला फील्ड आपने दिया है
तो उसको पता चला कोड 8 है, मतलब ये एक आईसीएमपी इक्को रिक्वेस्ट है। और कभी भी कोई डिवाइस के पास अगर आईसीएमपी का इक्को रिक्वेस्ट का मैसेज आता है तो उसका मतलब वो डिवाइस के लिए अगर वो इक्को रिक्वेस्ट मैसेज है तो वो डिवाइस आपका बाउंड है उस मैसेज का रिप्लाई करने के लिए, ये रूल है, ठीक है। तो इसलिए उसको पता चला कि मेरे पास इक्को रिक्वेस्ट का मैसेज आ रहा है ये वाला कोड वाले फील्ड से, तो उसके बाद वो क्या करेगा, उसके लिए एक इक्को रिप्लाई जनरेट करेगा रिटर्न में, ठीक है। तो अभी ये क्या करेगा, ये फिर एक खुद का एक मैसेज जनरेट करेगा आईसीएमपी का। तो आईसीएमपी का इसने मैसेज जनरेट कर दिया, अभी इक्को रिप्लाई कर रहा है, इसलिए आपका क्या करेगा, ये कोड फील्ड में आपका टाइप कोड जो है वो 0 रख लेगा। फिर लेयर 3 के पास आ जाएगा, आईपी एड्रेस खुद का लगा लेगा एज ए सोर्स आईपी, क्योंकि खुद भेज रहा है। डेस्टिनेशन आईपी किसको रिप्लाई करना है, लेयर 3 में जो इन्फॉर्मेशन इसके पास आया था सोर्स आईपी जो था उसको रिप्लाई करना है। तो अभी रिप्लाई करते टाइम सोर्स आईपी जो उस पैकेट में था उसको निकाल के ये डेस्टिनेशन में यूज कर लेगा। और उसके बाद यहाँ पे आपका प्रोटोकॉल फील्ड सेम आपका 1 होगा, क्योंकि आईसीएमपी आप यूज कर रहे हो। फिर लेयर 2 के इन्फॉर्मेशन में ये क्या करेगा, सेम चीज अपना मैक एड्रेस लगाएगा और डेस्टिनेशन एज ए गेटवे मैक एड्रेस ये लगाएगा C, और आगे इसको भेज देगा। और यहाँ पे आपका 0800 हो जाएगा कोड, ये मैसेज ये रिप्लाई की तरह आगे जो है भेज देगा। अभी राउटर जैसे यहाँ पे परफॉर्म किया था, लेयर 2 के इन्फॉर्मेशन चेंज किया था, यहाँ पे भी ये पैकेट जाते वक्त राउटर क्या करेगा, यहाँ से एग्जिट करते टाइम लेयर 2 के जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है उसको चेंज कर लेगा। जैसे प्रोसेस फर्स्ट टाइम किया था उसी तरह का सेम प्रोसेस यहाँ पे भी परफॉर्म कर देगा और यहाँ से आगे भेज देगा। और यहाँ से आगे ये रिप्लाई जो है इसके पास आ जाएगा, आईसीएमपी का रिप्लाई। और ये आईसीएमपी का रिप्लाई जब आपके डिवाइस के पास आ जाता है, अगर आप सिस्को डिवाइस के साथ अगर आप चेक करते हो तो रिप्लाई आते ही आपको एक एक्सक्लेमेटरी मार्क देखने को मिलता है, ये वाला मार्क, मतलब आपका रिप्लाई जो है सक्सेस है। जब तक आपका रिप्लाई नहीं आता है तब तक क्या है, आपका कुछ टाइम ले लेता है। सिस्को के डिवाइस में क्या है, मान लो आपके आर्प के रिजोल्यूशन के वजह से आपको पता है 2 सेकंड के लिए मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था, उससे अगर ज़्यादा टाइम ले लिया तो ये एक डॉट मार्क के साथ दिखा देता है कि आपका कम्युनिकेशन अभी तक नहीं हुआ है, प्रोसेस में है। अगर सक्सेसफुल रिप्लाई आ गया तो हर एक रिप्लाई के लिए ये क्या करता है, एक आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क दिखा देता है कि ये सक्सेसफुल आपका रिप्लाई रिसीव हुआ है, ठीक है। जितने आपके पास रिप्लाई आएंगे उतने बार, ऐसे बाय डिफॉल्ट अगर आप सिस्को के बारे में बात करोगे तो सिस्को डिवाइस क्या करता है, बाय डिफॉल्ट 5 ही आईसीएमपी को रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है, कम्युनिकेशन चेक करने के लिए। तो यहाँ पे अगर पहले वाला आपका आर्प रिजोल्यूशन के लिए ड्रॉप हुआ था तो ड्रॉप के लिए इसने डॉट दिखा दिया, उसके बाद 4 आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क दिखा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, एक पिंग करके हम देख लेते हैं। हालांकि ये जो मैंने VPC आपके पास लिया है ये आपका लिनक्स बेस्ड है, तो लिनक्स भी आपका क्या करता है, 5 ही पैकेट भेजता है। तो यहाँ पे भी आउटपुट को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपके रिप्लाई कौन दे रहा है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ये बता रहा है। मतलब आपने 20.2 को आपने रिक्वेस्ट किया था, वहाँ से रिप्लाई आ रहा है, आपको पता चला। उसके बाद आईसीएमपी सीक्वेंस नंबर यहाँ पे आपको 1, मतलब ये पहली वाला पैकेट है। जितने आपके पास आईसीएमपी के मैसेज आएंगे उतने बार आपका जो सीक्वेंस नंबर है ना वो इंक्रीज होता जाएगा। ये लिनक्स का फॉर्मेट के बारे में मैं बता रहा हूँ। और ये 84 बाइट बता रहा है। थोड़ा डीप में हम जाएंगे, इसको मैं पहले बता देता हूँ, फिर 84 बाइट क्यों लिख रहा है उसको थोड़ा डीप में जाके मैं आपको बता दूंगा, हालांकि 1-2 लाइन में होगा। टीटीएल वैल्यू मैंने आपको बताया था, लिनक्स का अगर डिवाइस है तो उस केस में आपका टीटीएल वैल्यू 64 होता है। इसने 1 डिक्रीज किया है, मतलब एक डिवाइस एक हॉप बीच में आया है, इसलिए आपका टीटीएल वैल्यू 1 ही डिक्रीज हुआ है। तो बाय डिफॉल्ट आपके लिनक्स में 64 के साथ होता है। तो ये डिवाइस ने जब जनरेट किया था मैसेज, वो क्या था आपका 64 के साथ उसने जनरेट किया था, यहाँ से इसने रिप्लाई किया था 64 के साथ। और ये जब उसको चेंज करके आगे दे दिया तो आईपी में टीटीएल वैल्यू क्या करते हैं, हर एक डिवाइस जब भी आगे किसी दूसरे डिवाइस को इन्फॉर्मेशन दे देते तो उस केस में वो क्या करते हैं, टीटीएल वैल्यू डिक्रीज बाय 1, एक के साथ कम कर देते हैं। तो इसने 1 के साथ कम कर दिया तो इसको 63 के साथ रिसीव हुआ। उसके बाद टाइम, कितना टाइम आपको मिला ये आपको मिली सेकेंड में आपको दिखाता है। इस टाइम को आप लेटेंसी बोलते हो, ठीक है। लेटेंसी मतलब आपके पास क्या होता है, आप देख लो, ये एक डिवाइस है आपका, ठीक है, और ये एक डिवाइस है। आप ये वाले डिवाइस के ऊपर बैठ के आप ये वाले डिवाइस को पिंग कर रहे हो। तो लेटेंसी आपको एक्चुअली क्या बताता है, लेटेंसी आपको टाइम पीरियड बताता है। मतलब लेटेंसी शोज द टाइम पीरियड फ्रॉम योर डिवाइस टू द डेस्टिनेशन डिवाइस एंड अगेन फ्रॉम द डेस्टिनेशन डिवाइस टू योर डिवाइस। मतलब आपका यही है कि आपने जो पिंग का पैकेट भेजा, ये पैकेट ऐसे इस डिवाइस के पास ट्रैवल किया, फिर उस डिवाइस ने उसको रिप्लाई किया, फिर आपके पास ट्रैवल हुआ। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक एक बार गया, फिर यहाँ से रिटर्न आया, ये दोनों के लिए आपको कितना टाइम लगा, वो आपका एक्चुअली लेटेंसी बोला जाता है, ठीक है। आपको कितना टाइम लगा। अगर आप डिले के बारे में कोई अगर आपको बताता तो डिले आपको यही बताता है कि यहाँ से यहाँ तक आपका डेस्टिनेशन के लिए कितना टाइम आपको लग रहा है। लेटेंसी आपको क्या बता रहा है, एक बार आपका मैसेज जा रहा है फिर वापस आने के लिए आपको टोटल कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। कभी कभी आपको कोई पूछ लेता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिले एंड लेटेंसी। एक्चुअली डिले शोज द टाइम पीरियड फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस,
बट इन द केस ऑफ लेटेंसी इट शोज द टाइम पीरियड फ्रॉम सोर्स डिवाइस टू डेस्टिनेशन डिवाइस, अगेन फ्रॉम द डेस्टिनेशन डिवाइस टू द सोर्स डिवाइस। ठीक है, और आप ऐसा भी मान सकते हो लेटेंसी आपका क्या होता है, लेटेंसी इक्वल टू डिले इंटू 2, आप ऐसा भी मान सकते हो। ठीक है, क्योंकि डिले आपका क्या कर रहा है, यहां से यहां तक एक बार काउंट कर रहा है, लेकिन लेटेंसी आपका टोटल यहां से यहां तक फिर वापस आने के लिए कितना टाइम लग रहा है, टोटल टाइम आपको काउंट करके दिखा रहा है। तो ये जो टाइम आपको दिखा रहा है ये आपका लेटेंसी होता है। कभी कभी कोई कस्टमर आपको ऐसा भी बोल सकते हैं कि सर कभी भी अगर मैं कम्युनिकेशन करने की कोशिश करता हूं तो मेरे को लेटेंसी ज्यादा आ रहा है। तो लेटेंसी ज्यादा आ रहा है मतलब आपका जो कम्युनिकेशन होने के लिए जो टाइम आपको लगा था एक बार पैकेट जाके वापस आने के लिए, वो टाइम उसको ज्यादा लग रहा है। तो उस केस में अगर लेटेंसी ज्यादा आ रहा है आपका इंटरनेट स्लो हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको अगर एक पैकेट आप भेज रहे हो फिर वापस आने के लिए अगर ज्यादा टाइम ले रहा है तो आप बहुत भी पैकेट भेजोगे तो भी तो ज्यादा टाइम ले लेगा, इसलिए आपका कम्युनिकेशन स्लो हो जाता है। तो इसलिए हमेशा बोला जाता है कि अगर आपका लेटेंसी जो है नॉर्मल, अगर आप देखोगे 500 के नीचे, 500 मिलीसेकंड के अगर नीचे है तो लेटेंसी सही है। लेकिन गुड कम्युनिकेशन के लिए हम जब भी देखते हैं तो कस्टमर हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि लेटेंसी जो है 4-5 मिलीसेकंड होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। हालांकि मिलीसेकंड का मतलब आपको समझना है शायद 1 सेकंड इक्वल टू 1000 मिलीसेकंड आपका होता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको देखने को होता है। तो ये आपका नॉर्मल है, जैसे आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहा है, तो इस तरह से आपका लेटेंसी जो है ये नॉर्मल है। ये आपका हो गया किसके लिए, लिनक्स डिवाइस के लिए। जब भी आप पिंग करते हैं तो आपको क्या रिप्लाई आता है। अभी हम एक काम करते हैं, एक सिस्को डिवाइस से हम पिंग जनरेट करके उसको देखते हैं। तो मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास एक सिस्को डिवाइस है, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, उस वाले जो डिवाइस मेरे पास था उस डिवाइस को मैं पिंग करूंगा। अब देख लो, पिंग जब मैंने पिंग का पैकेट भेजा तो इसका मतलब यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है कि ये बता रहा है पहले वाला मैसेज पे आप पिंग कर रहे हो, इसलिए आपने ये कमांड चला कि मेरे को ये पिंग करना है, इसने आपको एक आउटपुट में दे दिया टाइप एस्केप टू सीक्वेंस, एस्केप सीक्वेंस टू एबॉर्ट। मतलब क्या है कि अगर आप इस पिंग को रोकना चाहते हो तो फिर आप एस्केप दबा सकते हो। उसके बाद ये बता रहा है बाय डिफॉल्ट 5 पैकेट ये भेज रहा है, इसलिए सेंडिंग 5 पैकेट, 100 बाइट ऑफ आईसीएमपी इको टू 10.0.0.2। तो ये क्या करता है एक्चुअली, यहाँ पे 100 बाइट, वहां पे आपको 84 दिखा रहा था। तो इसमें एक्चुअली आपके पास क्या होते हैं, जब आईसीएमपी का पैकेट आपका बनाया जाता है ना, तो उस आईसीएमपी के पैकेट में इस पैकेट का साइज टोटल आपका शायद 8 बाइट या ऐसा कुछ होता है, मैं भी थोड़ा भूल रहा हूँ। ठीक है, तो 8 बाइट्स या फिर ऐसे कुछ इसका इन्फॉर्मेशन होता है। ये क्या करते हैं बाय डिफॉल्ट, जब भी कोई आईसीएमपी का पैकेट भेजते हैं, मतलब आप क्या करते हो, कभी भी कम्युनिकेशन करने के लिए आप तो कुछ तो डेटा भेजोगे ना, एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को कुछ तो डेटा भेजेगा तभी तो रिप्लाई आएगा। तो ये क्या करते हैं, आपके आईसीएमपी का जो हेडर होता है वो आपका शायद 8 बाइट या 16 बाइट ऐसे कुछ आपका होता है। थोड़ा आप कंफर्म भी कर लेना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में कंफर्म करके आपको बता दूंगा। उसके बाद ये क्या करते हैं, कुछ डेटा अटैच कर देते हैं आईसीएमपी के साथ। ठीक है, कुछ डेटा मतलब कुछ भी एबीसीडी करके कुछ भी डेटा, ये रेस्ट जो वैल्यू होता है 892 बाइट या ऐसा कुछ का इंफॉर्मेशन होता है, तो उसके डेटा जो है ये क्या करते हैं बाय डिफॉल्ट कुछ एबीसीडी करके कुछ भी टेक्स्ट वगैरह डेटा जो है अटैच कर देते हैं। फिर इस इंफॉर्मेशन को ये किसको दे देते हैं, आईपी को दे देते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जब आप आउटपुट चेक कर रहे थे तो इसमें ये क्या बता रहा है, सेंडिंग 100 बाइट ऑफ आईसीएमपी को। आप चाहो तो इस वैल्यू को आप चेंज भी कर सकते हो, नहीं तो बाय डिफॉल्ट ये डिवाइस आपके क्या करते हैं 100 बाइट का इन्फॉर्मेशन आईसीएमपी को मिला के आगे भेज देते हैं। और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट टाइम आउट जैसे मैंने आपको बताया था 2 सेकंड के लिए होता है, तो ये टाइम आउट आपका 2 सेकंड है। मतलब 2 सेकंड के अंदर अगर आईसीएमपी इको का कोई रिप्लाई आपके पास नहीं आता है तो उसके मतलब आपके यहाँ पे कनेक्शन जो है वो ड्रॉप आपको दिखाएगा। और यहाँ पे कनेक्शन आपका जो कम्युनिकेशन है ये सक्सेसफुल है, इसलिए आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क देखने को मिल रहा है। जिस जगह पे आपका कम्युनिकेशन सक्सेस नहीं होता है आपको ड्रॉप देखने को मिलता है, मतलब डॉट वाले मार्क। जैसे यहाँ पे मैं कुछ दूसरे आईपी को पिंग कर लेता हूँ, अब देखो यहाँ पे ये वाला आईपी है ही नहीं, इसके साथ कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। तो इसने 2 सेकंड के लिए इंतजार किया, कोई आईसीएमपी इको का रिप्लाई नहीं आया, इसलिए इसने क्या किया, डॉट वाला मार्क दिखा दिया। ठीक है, अगर आप विंडोज डिवाइस के साथ कोशिश करोगे तो यहाँ पे आपको उसका रीजन भी आपको दिखा देता है, आर्प टाइम आउट के लिए दिखा रहा है या फिर आपका रिक्वेस्ट टाइम आउट है, कौन सा वाला है, इसलिए ये दिखा देता है। ठीक है, हालांकि सिस्को वाले डिवाइस में इतने सारे आउटपुट आपको नहीं दिखाता है, बस अगर फेल हो गया तो आपको डॉट के साथ दिखा देता है, अगर सक्सेस है तो आपको ये एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ आपको दिखा देता है। इसी को हम एक काम करते हैं, एक बार कोशिश कर लेते हैं अपने विंडोज के साथ, उसको भी थोड़ा हम एक बार देख लेते हैं। तो इस विंडोज वाले डिवाइस से मैं क्या करता हूँ, 8.8.8.8 को पिंग करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप इन्फॉर्मेशन को चेक करोगे तो ये बता रहा है कि रिप्लाई आपको कहाँ से आ रहा है, 8.8.8.8 से आ रहा है। कितने बाइट का इन्फॉर्मेशन आपके पास रिप्लाई में आ रहा है, 32 बाइट का इन्फॉर्मेशन आपके पास रिप्लाई आ रहा है। क्योंकि विंडोज डिवाइस बाय डिफॉल्ट जब भी कोई पिंग कर रहा है ना, तो ये इन्फॉर्मेशन कितने बाइट के साथ भेज रहा है बाय डिफॉल्ट। सिस्को के डिवाइस 100 बाइट के साथ भेज रहा था, ये 32 बाइट के साथ इन्फॉर्मेशन भेज रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका जो टाइम पीरियड है इसमें आपका ये है टाइम आपका लेटेंसी 26 मिलीसेकंड के अंदर आपके रिप्लाई आ रहे हैं, और उसके बाद आपका ये
टीटीएल वैल्यू। जैसे कि मैंने आपको बताया था विंडोज डिवाइस में आपका जो टीटीएल वैल्यू होता है वो 128 से शुरू होता है। तो आपने जिसको पिंग किया था उसने जब रिप्लाई किया था आपको, तो बीच में बहुत सारे हॉप्स आ गए थे, मतलब बहुत सारे राउटर्स आपके पास है बीच में, इसलिए आपका जो टीटीएल वैल्यू है बाय वन डिक्रीज हो के आपके पास जितना इंफॉर्मेशन रिसीव हुआ है वो आपका 119 हो गया है। ठीक है, तो इस तरह का अगर आप पिंग वगैरह करते हो तो ये एक्चुअली ये जो पिंग आप करते हो एक्चुअली बैकग्राउंड में आपका आईसीएमपी प्रोटोकॉल जो होता है वो आपका काम करता है और आपको क्या करता है, पिंग का रिप्लाई वगैरह जो है आपको दे देता है। ठीक है, और अगर आप पिंग करते हो तो उस केस में आपके पास विंडोज के लिए कुछ मैसेजेस होते हैं। जैसे अगर रिक्वेस्ट टाइम आउट बता रहा है तो उसका रीजन आपका क्या हो सकता है आपका आर्प का रिप्लाई जो है आपके डिवाइस के थ्रू आपको आर्प का रिप्लाई वगैरह नहीं मिल रहा है, आर्प का रिजोल्यूशन अभी तक चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, या फिर आपके रिक्वेस्ट जाने के लिए तो पाथ है लेकिन वहां पे कोई डिवाइस शायद आगे नहीं है जो आपको रिप्लाई नहीं कर पा रहा है। ठीक है, जब भी आप किसके बारे में बात करते हो, अगर आपको कोई रिप्लाई ऐसा आ रहा है कि रिक्वेस्ट टाइम आउट, ठीक है, तो ये आपका ऐसा होता है, अगर आर्क का रिजोल्यूशन के लिए टाइम लग रहा है तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर आपको रिजोल्यूशन होते ही आपको रिप्लाई मिल जाता है। नहीं तो अगर आपके डेटा आगे जा रहा है लेकिन वहां से अगर रिप्लाई नहीं आ रहा है तो उस केस में भी आपको रिक्वेस्ट टाइम आउट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आपने रिक्वेस्ट भेज दिया, आपके पास रिप्लाई नहीं आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल छोटा सा एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेके इसके लिए भी हम देख लेते हैं। आपका ये डिवाइस था, इस डिवाइस को इसने पिंग का पैकेट भेजा, लेकिन गलती से आप मान लो ये आपका इथरनेट केबल था। जैसे मैंने आपको बताया था इथरनेट में चार पिन जो होते हैं आपका डेटा के लिए यूज होता है, 1, 2, 3 एंड 6। अगर सेंडिंग के लिए 2 पिन यूज हो रहा है 1 एंड 2, तो रिसीव के लिए 3 एंड 6 आपका यूज होता है। तो इस केबल का आप मान लो 3 एंड 6 नंबर पिन में कोई एक पिन में आपका दिक्कत था। तो ये डिवाइस जब पिंग का पैकेट इसको भेजा ना, तो आपका सेंडिंग वाला पिन सही था, तो डेटा आपका आगे चला गया। लेकिन ये डिवाइस जब रिप्लाई भी कर रहा है ना, तो आपको रिसीव नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपका पिन जो है वो टूटा हुआ है। तो उस केस में कंटिन्यूसली आपको रिक्वेस्ट जो है वो आपको टाइम आउट दिखाता है। और आपके पास कभी कभी ये होता है कि विंडोज डिवाइस में अगर आप देखोगे तो आपको जनरल फेलर करके दिखा रहा है। तो इसका मतलब तुरंत आप समझ लेना कि अगर आपको जनरल फेलर दिखा रहा है तो इसका मतलब आपका जो नेटवर्क ड्राइवर है वो शायद काम नहीं कर रहा है, या फिर आपने विंडोज डिवाइस पे कोई आईपी एड्रेस असाइन नहीं की, या फिर ऐसा हो सकता है जो आपके पास एडाप्टर है ना विंडोज में, जैसे इथरनेट होता है, वाईफाई वगैरह आपके पास एडाप्टर है, तो चेंज एडाप्टर सेटिंग में जाके शायद आपने डिसेबल कर दिया है। ठीक है, या फिर इथरनेट केबल ही आपके साथ कनेक्टेड नहीं है। और एक आपके पास होता है पिंग में, अगर आप होता है एक डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। ठीक है, ये कौन से केस में आपके पास हो सकते हैं, इसको थोड़ा आप जो है ना वीडियो देख के ये सारे इंफॉर्मेशन के लिए नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ट्रबल शूटिंग के लिए ये आपको यूज में आते हैं। ये आपके पास एक राउटर था और ये आपका इंटरनेट वगैरह जो भी कनेक्टेड था, इस राउटर के साथ आपके डिवाइस कनेक्ट था विंडोज का। आपने यहाँ से पिंग किया, पिंग 1.2.3.4 आपने किया, तो इस राउटर के पास जो राउटिंग टेबल था, उस राउटिंग टेबल के पास आपका कोई इंफॉर्मेशन 1.2 के लिए नहीं था। तो आपने जो पैकेट भेजा होगा 1.2.3.4 के लिए, ये अपने नेटवर्क में नहीं, दूसरे नेटवर्क के लिए, तो आपने इस आईपी गेटवे के पास आपने दे दिया होगा उस इंफॉर्मेशन। गेटवे के पास आते ही आपके गेटवे क्या करता है, राउटिंग टेबल उसने चेक किया होगा, उसके बाद उसको पता लगा होगा कि राउटिंग टेबल में इसके बारे में मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसलिए आपके गेटवे क्या रिप्लाई आपको कर देता है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। ठीक है, आप जिसको डेस्टिनेशन मान के पैकेट भेज रहे हो वो मेरे से अनरीचेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आप मेरे से पूछ रहे हो कि भाई हरी को आप जानते हो क्या, मैं आपको बताऊंगा नहीं भाई मैं हरी को नहीं जानता हूं। इसी तरह के आपके सेम की बात है, आप क्या कर रहे हो, कुछ डेस्टिनेशन लगा के आप कुछ डेटा भेजने की कोशिश कर रहे हो और अपने गेटवे को दे रहे हो, गेटवे बता रहा है कि ये मेरे को पता नहीं है ये कौन है, मैं आपको डेटा नहीं भेज सकता, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। तो रियल टाइम में आपको ये सारे मैसेजेस आपको देखने को मिलते हैं। और एक आपके पास होता है टीटीएल एक्सपायर करके, हालांकि ये आपको रियल टाइम में देखने को नहीं मिलता, लेकिन हो सकता है कभी आपको मिल जाए। इसका मतलब क्या है, आप मान लो यहाँ पे आपके डिवाइस आपने बैठा था और ये राउटर आपके पास था, ये एक राउटर था और ये, और टीटीएल एक्सपायर या फिर आईसीएमपी हॉप एक्सीडेड करके आपको दिखाता है ये मैसेज। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आप यहाँ पे 10.1 है, ये मान लो 50.1 है, यहाँ से आपने कुछ पिंग पैकेट या फिर कोई भी पैकेट आपने जनरेट किया जिसमें लेयर 3 में जो आपके पास टीटीएल वैल्यू था ना, वो टीटीएल वैल्यू आपने क्या रखा, 1 रख लिया, 1 या फिर आपने 2 रख लिया। तो 2 रखने के बाद ये डिवाइस के पास जब ये टीटीएल वैल्यू आ गया, ये क्या करेगा, इसको जब आगे दे देगा ना, इस 2 वाले टीटीएल वैल्यू को 2-1 करके 1 करके आगे भेज देगा लगा के। ठीक है, ये डिवाइस के पास जब ये इंफॉर्मेशन आ जाएगा, ये डिवाइस आगे भेजने के लिए फिर से क्या करेगा,
इस 1 को फिर इसके पास 1 के साथ टीटीएल वैल्यू रिसीव हुआ होगा, ये क्या करेगा फिर से डिक्रीज बाई 1 कर लेगा। डिक्रीज बाई 1 करते ही टीटीएल वैल्यू आपका 0 हो जाएगा, और टीटीएल वैल्यू अगर 0 हो गया तो वो पैकेट आगे भेजा नहीं जाता है, तो उस केस में ये राउटर आपका पैकेट जो है आगे नहीं भेजेगा। और अगर आपने पिंग किया है, आईसीएमपी का मैसेज भेजा है, तो उस केस में ये राउटर आपका हॉप एक्सीडेंट, आईसीएमपी हॉप एक्सीडेंट या ऐसा कुछ करके आपका मैसेज होता है, ये रिप्लाई कर देगा। तो ये रिप्लाई आपके डिवाइस के पास भी आ जाएगा और आपके स्क्रीन में इन दोनों में से कोई एक मैसेज आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसका मतलब आपका ये है कि आपके जो टीटीएल वैल्यू है वो आपका एक्सपायर हो गया कोई पे, ठीक है। तो इस तरह का कुछ जनरल आपके आईसीएमपी के मैसेजेस होते हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। अगर सक्सेसफुल है तो आपको रिप्लाई मिल जाता है, अगर सक्सेसफुल नहीं है तो आपको इस तरह का मैसेज मिल सकते हैं, और ये आपके यूजेबल होते हैं। अगर आपको पता है कि इस मैसेज का मतलब क्या है तो आप ट्रबल शूट आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली आईसीएमपी का आपके पास एक है प्रोटोकॉल लेयर 3 में, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। इसमें कुछ और छूटा तो नहीं ना? ठीक है, तो शायद लास्ट क्लास मैंने और क्या क्या टॉपिक के बारे में बताया था, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही। आज के लिए थोड़ा टाइम भी हो गया क्योंकि मैं 6:30 पे चालू नहीं कर पाया, मेरे को भी थोड़ा कहीं पे जाना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।